नमस्कार सर। डॉक्टर नमस्कार महेंद्र नमस्कार। सिंह भार सर, नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। मैं पहले प्रणाम करता हूँ पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, चित्र गुरु जी, लहरी महाशय, भगवान कृष्ण, गुरु नानक और भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, महंतों, संतों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने महाजनों को, सभी प्रिय चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। और सर का मैं खूब खूब वेलकम करता हूँ। और सर ऐसे इंदौर से हैं और सर ने जूम पर बहुत सारे सेशन लिए हैं। तो सर ने आज डायबिटीज़ के बारे में सर बोलने वाले हैं। और सर का सब्जेक्ट जो है सर बताने वाले हैं, खुद ही बताएंगे। और सर का परिचय तो हमने दे दिया है। सर बहुत एकदम जूम पर और कहीं ऑफ सेशन और ऑफलाइन पर, कई कॉलेजों में, स्कूलों में, कई जगह पर इंदौर में उन्होंने बहुत सारे सेशन ध्यान के लिए हुए। तो सर का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। सर आइए और अपना विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। और सर के घर पर खास विशेष बात करो तो सर के घर पर एक बहुत अच्छा पिरामिड भी बनाया है। और ये पिरामिड का इनोग्रेशन पत्री जी सर ने किया था। तो सर के क्या कहूँ मैं सर, खूब खूब धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर। सर मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके पूरे ग्रुप के लिए। कृष्णम वंदनम ग्रुप जो है उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मैं उस ईश्वरीय चेतना, उस परम चेतना को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जिसकी वजह से हम सब लोग ये जो शरीर को चला पा रहे हैं, ये पूरा जो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं पात्री जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी जो यहाँ पर ध्यानी हैं, ध्यानी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं उसको। तो जो आज का सेशन है वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, हमारे भोजन से जुड़ा है। जो हम थाली है, हमारी जो प्लेट है भोजन की, जो हमारी खाने की थाली में जो जो आइटम रखे हुए हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वजन को, हमारे ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों विषय है महत्वपूर्ण है कि आज हम जो देख रहे हैं पूरा विश्व, और मुख्य रूप से भारत, हमारा जो देश है भारत, वो अभी मोटापे में और साथ ही साथ डायबिटीज़ में, प्री डायबिटीज़ में विश्व में नंबर वन पर चला गया है। मतलब अगर आप संख्याओं को देखेंगे तो अभी भारत जो है वो वर्ल्ड का कैपिटल बन गया है। अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के हिंदुस्तान में है। और जितने पेशेंट डायबिटीज़ के हैं उतने ही उससे ज़्यादा पेशेंट तो प्री डायबिटीज़ के हैं। और सबसे गंभीरता की बात यह है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। और जितने लोग प्री डायबिटिक स्टेट में हैं, मतलब जो अभी जिनको फुल ब्लोन डायबिटीज़ नहीं हुई है, हर साल उसमें से 1 करोड़ लोग डायबिटीज़ में बदल जाते हैं, वो डायबिटीज़ की बीमारी की तरफ चले जाते हैं। और उसकी वजह से जो हार्ट की डिजीज़ हो रही है, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, या उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या उसकी वजह से जो किडनीज की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी खराब हो रही, किडनी फेलियर हो रहा है, या स्ट्रोक हो रहा है, या आँखों की समस्याएं बढ़ रही है, जो कि जिसके पीछे मूल कारण है डायबिटीज़। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी जो हमारे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके साथ ही साथ
इससे जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं हैं जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बारे में हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। पहले जो ये बीमारी थी इतनी ज़्यादा इस लेवल पे नहीं थी जितनी अब हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है और ये कैसे हो रही है। मैं आपको एक सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक मिस्टर खन्ना है। मिस्टर खन्ना मिस्टर खन्ना की जो परिवार है उसमें पेरेंट्स हैं, माता पिता और एक लड़का है उनका। जब उसका जन्म हुआ, जो खन्ना जो है, मिस्टर खन्ना जो है, वो एक बड़ी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर है, वो बड़ी हायर पोस्ट पे है। और वो एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर बड़ा बंगला मिला हुआ है उनको, और वहाँ पे सब अधिकारी जो लोग हैं वहाँ पर मैनेजर जो पोस्ट के लोग रहते हैं। और वो उनका जो बेटा जब छोटा था, जब तो बड़ा क्यूट बेबी, चबी, एकदम एकदम जिसको बोलते हैं ना चबी बॉय, क्यूट बॉय, स्माइलिंग फेस, बहुत इंटेलिजेंट। धीरे धीरे वो स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में भी उसका वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है, तो धीरे धीरे पढ़ता जाता है। उसका फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में उसका एडमिशन होता है। वो आईआईटी से टॉप करता है और उसके बाद में उसको एक अच्छा जॉब मिल जाता है। खन्ना परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वाह भाई, हमारा जो बेटा है इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब भी बढ़िया, एक हाई क्लास उसकी नौकरी मिल जाती है, हाईली पेड जॉब रहता है उसका। अब वो उसको एंजॉय करता है आराम से। अब उसका एक लाइफस्टाइल बनाता है। वो सुबह उठता है 6 बजे, सुबह 6 बजे उठ के घूमने जाता है, वॉक करता है थोड़ा। फिर वहाँ से आता है, घूमने के बाद में जब आता है तो फिर एक कप चाय लेता है, 2-3 बिस्किट कुकीज़ खा लेता है साथ में। कुकीज़ खाने का उसको शौक रहता है, तो 2-3 कुकीज़ खा लेता है। उसके बाद में फिर 9 साढ़े 9 बजे उसको ब्रेकफास्ट लगता है, तो ब्रेकफास्ट में 2 पराठे खाता है। 2 पराठे और कुछ सब्जी, थोड़ी बहुत सब्जी साथ में ले लेता है, जो सब्जी तैयार होती है। या भी कभी पोहा खा लेता है, कभी उपमा खा लेता है। और इस तरीके से वो उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है, चाय वाय पी लेता है। फिर उसका लंच टाइम होता है। लंच टाइम में फिर वो जो है उसके घर से जो टिफ़िन होता है या फिर कहीं ऑफिस में खाना मिलता है, तो उसमें 3-4 पराठे या रोटी खाता है वो, उसके साथ में सब्जी, थोड़ी दाल लेता है, थोड़ी सब्जी लेता है। और शाम को फिर जब 4-5 बजे वो फिर 2-3 कुकीज़ लेता है और एक चाय पी लेता है। और रात को फिर डिनर में क्या है कि अब जॉब अच्छा है तो पार्टीज़ भी होती हैं, तो ड्रिंक व्रिंक कर लेता है। और कभी खाना भी है तो डिनर में वही 3-4 रोटी और बढ़िया दूसरी सब्जियां जो है वो खाता है आराम से। और रात को वो थोड़ा बहुत खाना खाने और टीवी देखता है आराम से और सो जाता है। ये उसका रूटीन रहता है। धीरे धीरे वो जो जो युवा रहता है, अब उसके शरीर में परिवर्तन दिखने लगते हैं। साल 6 महीने में उसका जो है, उसको लगता है कि मेरा पेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा है। पेट बाहर निकलने लगता है उसका। जो चर्बी है पेट के आसपास की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। उसके जो कपड़े जो पहनता था वो कपड़े उसके छोटे होने लगते हैं। वो कपड़े नए उसको सिलवाने पड़ते हैं। और दिनों कुछ साल, एक या 6 महीने के बाद में उसको जब वो चलता है तो थकान महसूस होना शुरू हो जाती है। और जब खाना खाता है उसके बाद नींद आने लगती है उसको। वो सोचता है ठीक है, अच्छा चल रहा है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, ठीक है, तो क्यों उस चीज़ को वो बहुत गहराई से लेता नहीं है। लेकिन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, वजन बढ़ता चला जाता है, पेट का जो घेरा है वो बढ़ता चला जाता है, कपड़े छोटे होते चले जाते हैं, रात को नींद आती नहीं है, बार रात को यूरिन पास करने जाना पड़ता है बार बार। तब वो फिर मुझे लगता है कि किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लिया जाए। तो एक डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास में। डॉक्टर साहब जो है उसको टेस्ट लिखते हैं, कुछ टेस्ट लिखते हैं, रूटीन टेस्ट, उसमें टेस्ट करा लेते हैं। तब शाम को रिपोर्ट लेके जाते हैं। वो अभी सिर्फ 25-26 साल का युवा है, वो ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। 26 साल का जो युवा है, जो खन्ना जी का बेटा है, वो जब रिपोर्ट लेके जाता है तो डॉक्टर देखते हैं रिपोर्ट, तो बोलते हैं आपकी शुगर तो 300 आ रही है साहब, 300 मिलीग्राम, 300 शुगर बढ़ी हुई है, आपको तो डायबिटीज़ हो गई है। बड़ा शॉक हो जाता है वो।
उस उसको लगता है कि मैं अभी तो मैंने जीवन शुरुआत की थी बॉस, अभी तो शुरुआत हुई और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। मेरे परिवार में भी किसी को डायबिटीज़ नहीं थी, ना किसी को मोटापा था, मुझे ही ऐसा क्यों हुआ। वो समझ ही नहीं पाता। इतना इंटेलिजेंट बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बॉय, आईआईटीएन टॉपर, और वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है जाने अनजाने में, जानकारी के अभाव में। डॉक्टर साहब उसको ट्रीटमेंट लिख के दे देते हैं कि ये दवाई खाना शुरू करो, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। वो दवाई खाना शुरू कर देता है। दवाई में एक, जब भी खाना खाता है उसके पहले एक टैबलेट लेना शुरू करता है। सुबह खाना खाता है तो एक टैबलेट, शाम को खाना खाता है तो एक टैबलेट। शुगर तो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है, लेकिन पेट का घेरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। पेट का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है दवाई लेने के बाद भी। और फिर ये 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर एक बार उसको चेस्ट पेन होता है। एक बार जब चेस्ट पेन होता है फिर डॉक्टर के पास जाता है, तब उसका फिर ईसीजी होता है, पता चलता है कि ये तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो है, उसके ईसीजी में जो चेंजेस हैं वो हार्ट अटैक के हैं। उसे भर्ती कर दिया जाता है, वहाँ पे उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। एंजियोप्लास्टी करा के घर आ जाता है और एक जीवन में एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। ये जो कहानी जो मैं बता रहा हूँ, ये वास्तविक कहानी है हिंदुस्तान के युवाओं की, जो कि आज 20 साल, 25 साल, 30 साल में मोटापे के शिकार हैं, डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो चल रहा है, युवाओं में बढ़ता हुआ जो मोटापे की समस्या, युवाओं में बढ़ती हुई जो डायबिटीज़ की समस्या, युवाओं में बढ़ती हुई प्री डायबिटीज़ की समस्या, युवाओं में बढ़ती हुई फैटी लिवर की समस्या के पीछे कारण क्या है, और ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे कि ये इस समस्या को रोका जा सके। इसको हम प्री डायबिटीज़ के स्टेट के भी पहले रोक दिया जाए। और इसके पीछे सिर्फ एक ही बात जरूरी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज अबाउट द डिजीज, द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के युवाओं को डायबिटीज़ धस रही है लगातार और प्री डायबिटीज़ धस रही है। और युवाओं को जब हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि मैं इस बीमारी का शिकार हो चुका हूँ, वो भी साल भर बाद, 1.5 साल बाद। तो पहले की जीवन शैली हम देखते हैं, आज से जब हम 50 साल पहले की बात करते हैं, अनिल जी आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमारा बचपन कैसा था, हम लोग क्या खाते थे, हमारी जो डाइट होती थी उसमें फाइबर ज़्यादा होता था, उसमें प्रोसेस फूड कम होता था, उसमें पिज़्ज़ा नहीं था, उसमें बर्गर नहीं था, उसमें ब्रेड नहीं थी, उसमें दाल होती थी, उसमें रोटी होती थी, उसमें घी होता था, उसमें पनीर होता था, उसमें मक्खन होता था। लेकिन आज का जो भोजन है, उसमें जो थाली है, उस भोजन की थाली में प्रोसेस फूड ज़्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा है, उसमें राइस ज़्यादा है, उसमें जो जो चपाती है वो ज़्यादा है। तो उस क्या हो रहा है ऐसा कि हम उस भोजन से इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ और फिर बीच में फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ।
तो हम जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन पे बात करता हूँ। आई एम ए लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच आल्सो। तो मैंने एक्चुअली लाइफ जो हमारा जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे एक हम पूरा एक कोर्स चलाते हैं, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं आज। कि जैसे ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है, असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है अनिल जी? यस सर, तो दिख रहा ये है। स्क्रीन जो हमारी जो शरीर है वो जिस तरीके से एक मकान होता है जो कि ईंटों का बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। और ये एक कोशिका आपको दिख रही है। इस कोशिका को एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है इसको। तो हम जो भोजन करते हैं उसका काम ही है उसको एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो जो हम भोजन करते हैं उसका मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसी को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फैट है। ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, जो कि पाचन के बाद में, डाइजेशन के बाद में वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और उसके अलावा फैट भी है, प्रोटीन भी है। ये जो तीन पोर्शन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम भोजन में लेते हैं। जबकि दूसरा पोर्शन होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होता है, जो कि हम बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में उसको हम भोजन में लेते हैं, जिसमें कि विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो हम जो भोजन करते हैं उसका, भोजन करने का कारण क्या होता है? भोजन करने का जो कारण है, हम भोजन जो करते हैं उसके पीछे दो पर्पस होता है। हमारा जो भोजन है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी का सोर्स होता है। जो हमारी डेली एक्टिविटी हम जब करते हैं, जब जो भी हम वॉक कर रहे हैं या हम कुछ टाइप कर रहे हैं या मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे भोजन से हमें प्राप्त होती है। दूसरा, जो हमारे शरीर में छोटी मोटी जो टूट फूट होती है अंदर, जो सेलुलर लेवल पे रीजनरेशन होता है या कहीं कहीं कुछ इंजरीज होती है, उसके लिए रिपेयर जो होता है उसमें प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है। तो वो भी हमारे भोजन से हमें प्राप्त होता है। तो भोजन करने के दो कारण हैं: एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट इज वर्किंग एज ए रॉ मटेरियल फॉर द रिपेयर एंड रीजनरेशन। अब जो हमारा शरीर जो बना हुआ है 70% पानी का बना है, 15% फैट है, 10% प्रोटीन है और 5% मिनरल है। इसमें अगर आप ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में ये जो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहीं भी कंपोजिशन में नहीं आता है। मतलब जो हम ऐसे जो भोजन में जो आइटम खा रहे हैं, जो कि पाचन के बाद में, पचने के बाद ग्लूकोज में बदल रहे हैं, वो कहीं शरीर के निर्माण में कहीं पे सहायता नहीं करते हैं। मुख्य रूप से 70% पानी है, 15% चर्बी है और 10% प्रोटीन है और 5% मिनरल है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसके, उसमें जो हमारा जो अर्बन डाइट है, आज की तारीख, आज की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हम भोजन कर रहे हैं जिसमें कि 70% कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि ग्रेन्स हैं। जिस जो ग्रेन्स हम खा रहे हैं, किसी भी रूप में खा रहे हैं, हम प्रोसेस फूड के फॉर्म में खा रहे हो तो वो ग्रेन है। और वो ग्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, जो कि डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में बदल रहा है। तो जहाँ पे अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो 70% पानी है, वाटर है, 15% फैट है, 10% प्रोटीन है, 5% मिनरल है। लेकिन हमारा जो भोजन है उसमें हम 70% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्रेन्स के रूप में, अलग अलग फॉर्म में, प्रोसेस फूड में। तो ये जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन की गड़बड़ है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जहाँ तक संतुलन का सवाल है, जहाँ तक कि प्रपोर्शन का सवाल है, वो प्रपोर्शन में कहाँ पे गड़बड़ है हम उसकी बात करते हैं। ये देखिए जो हमारा भोज थाली है, इस थाली में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको चपाती, पराठा मिलेगा, आपको राइस मिलेगा, आपको गुलाब जामुन मिलेगा, इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा दूसरी सब जो आइटम्स हैं उसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट रिच है वो। उसमें पूरा कार्ब्स है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है। 70% से ज़्यादा इस थाली में कार्बोहाइड्रेट है, 70%। ये थाली में तो और भरा पड़ा हुआ है। ये पूरे आइटम्स राइस से बने हुए हैं।
इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में है। 70 से 80% से के करीब ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज में बदलने वाला है। और ये ग्लूकोज जो बदलने के बाद में ब्लड में जाएगा और ब्लड में वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ये पंजाबी थाली का जो पूरा अगर आप देखेंगे सिस्टम, इसमें भी पूरा कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। इसमें भी आप राइस दिखेगा, आपको पराठा दिखेगा, आपको और भी जो आइटम्स हैं उसमें बहुत सारे आइटम्स में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये ब्रेकफास्ट आइटम्स जो हैं आप देखेंगे आजकल जो चल रहा है, इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट रिच, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट रिच ये आइटम्स दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा अगर आप ये नाश्ता जिसको हम बोलते हैं बहुत हल्का फुल्का नाश्ता, इसमें सब में पूरा अगर आप एक एक आइटम को देख लें, पूरा कार्बोहाइड्रेट रिच ये आइटम्स हैं जो कि अल्टीमेटली हम रोज़ खा रहे हैं इन चीज़ों को। तो हमारा जो भोजन है उसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं उसमें से सिर्फ 20 से 30% का उपयोग हो पाता है। हमारा जो शरीर है 20 to 30% कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहा है। 70 to 80% जो कार्बोहाइड्रेट है वो अनयूज्ड है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको हम ज़बरदस्ती खा रहे हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ उसको हम उसका टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं उसका, इसलिए हम खा रहे हैं। और उसकी वजह से जो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी पेट के आसपास चर्बी में बदल रहा है और वो पूरे पेट के आसपास जो विसरल फैट बोलते हैं, विसरल फैट के रूप में जमा होता चला जा रहा है। तो ये देख लें आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ और फिर से अपने जी, तो ये जो हमारे भोजन में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जब आपने लिया, मान लीजिए आपने 5 रोटी खाई है या 4 चपाती खाई है, थोड़ा राइस खाया है। अब ये जो यहाँ पर इसका 20 to 30% जो है वो यूज़ होगा। ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, डाइजेस्ट होगा। ग्लूकोज में डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड में जाएगा। जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फैट में जब कन्वर्ट होगा तो ये डिपॉजिट होगा आपकी बेली के आसपास में। पहले ये स्टार्ट होगा बेली के आसपास और लीवर में, तो धीरे धीरे लीवर जो है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो पेट का घेरा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हमें लगेगा कि ये तो खाते पीते घर की निशानी है, ये तो रूटीन है, सब लोगों का हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है, ठीक है चलने दीजिए। लेकिन ये जो एब्डोमिनल फैट है, ये जो विसरल फैट है, ये जो पेट के आसपास जो चर्बी इकट्ठी हो रही है, ये अब धीरे धीरे एक एंडोक्राइनल ग्लैंड में, एक अंतःस्रावी ग्रंथि में बदलना शुरू हो जाती है और यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से कुछ साइटोकाइंस और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के ऊपर जो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं। उनके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के ऊपर इंसुलिन को काम करने के लिए इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं और वो रिसेप्टर्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन रिसेप्टर्स में जब सूजन आने लग जाती है, इन रिसेप्टर्स में जब यहाँ से पेट से निकली बढ़ी हुई जो चर्बी है उनसे जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो इन रिसेप्टर्स को बंद करना शुरू कर देते हैं, तब आपके जो शरीर में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है और आपका शरीर ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था तक आपको कोई डायबिटीज़ नहीं होती है, ना प्री डायबिटीज़ होती है, ना आपका वेट बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे 6 महीने में, साल भर के बाद में इंसुलिन की मात्रा जब और बढ़ने लगती है तो ये चर्बी जो है और इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और उसके बाद में आपके शरीर में ये ग्लूकोज जो है
वो और चर्बी में बदलता रहता है, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब आपकी शुगर बॉर्डर लाइन होना शुरू हो जाती है, बॉर्डर लाइन बढ़ना शुरू हो जाती है। फास्टिंग शुगर जो जो कि हम 100 के नीचे होती थी पहले, जब आप टेस्ट कराते थे ब्लड शुगर, तो वो 90 95 आती थी, 85 आती थी, खाली पेट ब्लड शुगर जो आती थी। लेकिन अब जो है वो 105, 107, 108। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रूटीन टेस्ट कराते हैं, तो वो एक शुगर का टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग शुगर टेस्ट करा लेते हैं, और उसमें उनको पता चलता है कि मेरी ब्लड शुगर तो 105 आ रही है, तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा खाने खाने के बाद वाला भी टेस्ट करा लेते हैं। खाने के बाद वाली शुगर उनकी वो भी 130, 135, 140 ऐसी आती है, लेकिन पेट का घेरा बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग जो हैं वो HbA1c का टेस्ट कराते हैं 3 महीने वाला, वो भी बॉर्डर लाइन आना शुरू होता है 5.6, 5.5। तो ये रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, करीब करीब नॉर्मल है। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा तो रिपोर्ट्स करीब करीब नॉर्मल ही है, किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाया जाता है कि वो भी इंटरप्रिटेशन उनका ये रहता है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आप आराम से आपका जो चल रहा है खाना वाना चलने दीजिए, और जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दीजिए। लेकिन अंदर जो प्रोसेस चल रही है, डायबिटीज़ की प्रोसेस जो है वो करीब 7 से 8 साल में डायबिटीज़ होती है। प्रोसेस लंबी है, लेकिन जब वो बीच में है, जब शुरुआत के दिनों में अगर आपको समझ में आ जाए कि ये अब जो है या तो प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं हम, या डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ साइंस होते हैं, जिसको कि आप जब शुरू में ही आप उसको पकड़ लें, और उस अवस्था में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। बीमारी को आगे बढ़ने से पहले ही चेक कर लिया जाए, रोक लिया जाए, उसका डायग्नोसिस बना लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए उस कुछ टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपका पेट का घेरा अगर बढ़ता चला जा रहा है, और या मेरे आपका फट ब्लड रहे। प्रेशर बॉर्डर लाइन आ रहा है, ब्लड प्रेशर अगर 135 मिलीमीटर के आसपास, अगर आपका सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 90 के आसपास जा रहा है, कई लोगों को लगता है ठीक है नॉर्मल ही है 90, तो ठीक है 95, 90 ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका एक टेस्ट और होता है, इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल का जब आप टेस्ट कराते हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड, अभी बहुत सारे जो युवा हैं उनका जब लिपिड प्रोफाइल होता है तो उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है, पेट का घेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, 150 से ज़्यादा है, 180 है, 190 है। और उसके साथ ही साथ अगर आपका HDL कम है, ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो 2 से एक ज़्यादा है, रात अगर 2 से ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो ज़्यादा है, तो आप निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो आपको या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जा रहा है, या फिर आपको प्री डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहा है, या आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैं टेस्ट, और इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग इंसुलिन लेवल। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल डायबिटीज़ के पेशेंट भी, और प्री डायबिटीज़ के पेशेंट भी, और जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, कभी इंसुलिन का टेस्ट नहीं कराते हैं। आपने अगर इंसुलिन का टेस्ट करा लिया, पहले प्रारंभिक अवस्था में ही आपका वेट बढ़ रहा है, पेट की चर्बी बढ़ रही है, और आपका जो आपके साथ मेरी में फट रही। दूसरे फीचर्स, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको एक टेस्ट करा लेना चाहिए, सीरम फास्टिंग इंसुलिन लेवल। फास्टिंग इंसुलिन लेवल अगर आपका 6 से ऊपर आता है, 6 से ऊपर आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या होने वाला है। और उसके साथ ही साथ एक और कैलकुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, और आप उसके लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर और आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल, अगर ये दोनों टेस्ट आप करा लेते हैं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका पता चल जाता है कि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। अगर वो 2 के ऊपर आता है, 2.0 के ऊपर आता है,
तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हैं और आपको कई दूसरी समस्याएं या तो आने वाली हैं या आ चुकी हैं। अब अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट भी हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। अभी तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं हुई है, अभी आपको प्री डायबिटीज़ भी नहीं हुई है, अभी आप सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगी या प्री डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगी। तो मैं अभी आगे अपना प्रेजेंटेशन फिर से दिखाता हूँ आपको और आगे इसको और क्लियर करता हूँ और फिर हम वापस से इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हम जो भी हम ये ऐसी चीज़ें जो खा रहे हैं जो डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में बदल रही है, ऐसी चीज़ें जब हम खाते हैं तो 70 से 80% वो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा वजन बढ़ता चला जाता है, पेट की चर्बी बढ़ती चली जाती है और मुख्य रूप से बीमारियों का कारण वही बनती है। और अब हमारे युवाओं को देखेंगे अगर, तो वो जंक फूड जिसमें कि ये पूरा जो सामने आइटम रखे हुए हैं ये सब में कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। इस प्रोसेस फूड है, इसमें शुगर ही शुगर है, इसमें ढेरों चम्मच जो है शुगर की भरी हुई। और फिर टीवी देखते हुए भोजन करना आरामदायक जिंदगी है, मूवमेंट बहुत कम है। जैसे जितना आप भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, जितना ग्लूकोज से भरी हुई चीज़ें खाएंगे, जितना आप गेहूं की जो प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, गेहूं की रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, या आप बहुत राइस खा रहे हैं, या इडली खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पोहा ज़्यादा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लोड बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। हमारे शरीर में इंसुलिन शुगर की मात्रा से के बराबर निकलता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसे फूड आइटम्स खाए हैं जिसमें कि बहुत सारी शुगर है, तो वो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ाएगा, तो इंसुलिन भी उसी प्रोपोर्शन में उतना ही ज़्यादा निकलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि कोई हरी सब्जी खाई है, खीरा ककड़ी सलाद खाया है जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो ब्लड शुगर कम बढ़ेगा तो इंसुलिन भी कम निकलेगा तो आपका इंसुलिन कम निकल रहा है, मतलब आपका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हुआ। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि जितनी भी आप जो भी आइटम जो भी खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, उसका ग्लाइसीमिक लोड कितना है, उसके खाने के बाद में ब्लड शुगर में आपके ब्लड में कितनी शुगर बढ़ेगी, चाहे आपको डायबिटीज़ हो चाहे आपको डायबिटीज़ नहीं हो। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने के जो आइटम्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, उससे कितनी शुगर बढ़ने वाली है, क्योंकि वही शुगर जो आप खाएंगे वही आपकी चर्बी में बदलने वाली है बाद में। तो आपको अगर पेट की चर्बी कम रखना है तो आपके भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना होगा, प्रोसेस फूड कम लेना होंगे, उससे कि इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये जो जीवन कहाँ से शुरू होता है और उसके बाद में धीरे धीरे ये कहाँ पे जाके आगे इसकी प्रोग्रेस कैसे होती है। तो आप पहले क्या खाते हो, धीरे धीरे आपकी प्लेट्स में क्या आता है, आपकी जो थाली है वही निर्धारित करती है आपके पूरी एनर्जी के लेवल को, आपके वजन को और आपकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, आपकी डायबिटीज़ को, आपकी प्री डायबिटीज़ को, आपकी ब्लड प्रेशर को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को ये निर्धारित करती है कि आपकी थाली में, आपकी प्लेट में आपने क्या क्या सजा रखा है। आपने उस ज्ञान से, उस विजडम से, उस जानकारी से क्या आप जागरूक हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उनको हील करने वाला है या उनको डैमेज करने वाला है। और उसके साथ ही साथ अभी जो युवा हैं हमारे और भी बाकी लोग भी हैं, उनके साथ में एक और समस्या है, उनके साथ में एक समस्या है मानसिक तनाव, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से भरा जीवन
जो है वो जब ज़्यादा स्ट्रेस में है व्यक्ति, तब कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है, और कॉर्टिसोल अगर आप लगातार अपने शरीर में निकाल रहे हैं तो वो आपकी ओबेसिटी का कारण बनता है, और वही आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस और आपकी डाइट, योर डाइट एंड योर माइंड बोथ विल अफेक्ट योर मेटाबॉलिक हेल्थ, योर एनर्जी लेवल एंड योर डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। और फिर कुछ लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हर थोड़ी देर में स्नैकिंग करते हैं, ऑल डे स्नैकिंग। कभी कुछ कोई नमकीन ले लिया, फिर चिप्स ले लिया, फिर बिस्किट ले लिया। इस तरीके से जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार आपका बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, और उतनी बार आपका उस वेट गेन की प्रोसेस में आप जाते हो, और फिर ऐसा वेट गेन होता है कि वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। फिर इस तरीके से डाइजेशन की भी इश्यूज आने लगते हैं। ये डॉक्टर गेराल्ड रेवन हैं जिन्होंने 1981 में ये बता दिया कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है, और वो ही ओबेसिटी का कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज़ का कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही प्री डायबिटीज़ का कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ना सिर्फ डायबिटीज़, ना सिर्फ प्री डायबिटीज़, ना सिर्फ ओबेसिटी, बल्कि और भी दूसरी गंभीर समस्याओं का कारण बन चुका है। तो इसके बारे में हम और बात करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को और समझते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। ये 3 लोग आप देख रहे हैं, तीनों का जो है पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, ओबेसिटी है इन तीनों को। इसमें से जब आप देखते हैं कि इन तीनों में से किसी ने भी आइडियल फास्टिंग इंसुलिन जो है 6 होता है, कोई टेस्ट नहीं करा रहा है। फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट बहुत कम लोग जिनको जानकारी है वो करवाते हैं। तो ये महाशय कह रहे हैं कि मैंने कभी भी इंसुलिन का टेस्ट नहीं करा है। ये कह रही है कि आइडियल फास्टिंग इंसुलिन 6 है। अब जब इनको पता ही नहीं है कि इंसुलिन कितना है, तो ये अंदर जो रोग पनप रहा है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है, और इसमें कोई सिम्टम नहीं है, कोई समस्या नहीं हो रही अभी, लेकिन अंदर जो प्रोसेस चल रही है उसको पकड़ना, वो भी सिंपल से टेस्ट से। ब्लड शुगर तो 100 से नॉर्मल, अगर 100 to 125 है तो प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ का भी जो HbA1c की बात करें तो नॉर्मल 4.9 to 5.6 है, 5.7 to 6.4 प्री डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ मोर देन 6.5 है। अब ये जो महाशय है, ये इनका शुगर है 97, बिल्कुल नॉर्मल है। फास्टिंग शुगर 97 नॉर्मल है। A1C 5.6 है, अभी मैंने आपको बताया A1C जो है 5.6 तक नॉर्मल है। तो इनका A1C जो 3 महीने का टेस्ट है वो भी नॉर्मल है, लेकिन इनका इंसुलिन जो है वो 18 है। अगर इन्होंने टेस्ट नहीं कराया होता तो पता ही नहीं चलता। तो ये दोनों अगर टेस्ट कराए होते, शुगर ग्लूकोज 97 नॉर्मल, A1C नॉर्मल, जो कि मैक्सिमम लोग करा रहे हैं, 99% लोग ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, A1C का टेस्ट कराते हैं, और इंसुलिन का टेस्ट नहीं कराते। तो ये ग्लूकोज का टेस्ट करा, A1C का टेस्ट करा, लेकिन इंसुलिन लेवल 18 है। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता चला जा रहा है, और हाई ग्रेड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है इन्हें। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि मेरा तो शुगर नॉर्मल है, HbA1c नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये चूक कर रहे हैं। ये एक ऐसी जो जानकारी इनको मिल सकती थी, एक ऐसी समस्या जो कि बढ़ती चली जा रही थी, उसको यहीं पकड़ा जा सकता था, लेकिन जानकारी के अभाव में ये व्यक्ति अभी अनजाने ही में इस बीमारी को और बढ़ाएंगे अगर ये टेस्ट नहीं कराते। एक वेरोनिका है, जो मिस वेरोनिका है, इनका शुगर 107 है, बॉर्डर लाइन है, 125 से कम है, तो डायबिटीज़ तो नहीं है, ये प्री डायबिटिक रेंज का है। HbA1c 5.7, ये भी प्री डायबिटीज़ की बिल्कुल मुहाने पे है। मतलब अभी कई लोग इसको नॉर्मल बोल देंगे, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इंसुलिन कितना है? 27, 6 होना चाहिए था, 6। आइडियल फास्टिंग इंसुलिन इज 6, फास्टिंग इंसुलिन इज 6, ये होना चाहिए था, लेकिन इनका जो आ रहा है वो 27 आ रहा है। ये जो जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा ना, उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। वो समस्याएं कौन सी होगी मैं अभी आपसे बताने वाला हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए, इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन का ज़्यादा होना शरीर में
नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है शरीर में। और क्या नुकसान हो रहा है हम देखते हैं। इसी को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका इंसुलिन अगर 6 से ज़्यादा है और आपको, चाहे आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपका A1C बॉर्डर लाइन है, तो आप एक समस्या के शिकार हो चुके हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है खून में से, ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जिनको कि ग्लूकोज की आवश्यकता है, जिनको कि शुगर की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा के रूप में उसको यूज़ करना है। तो वो ग्लूकोज जो आपने भोजन जो किया था, जो आपने रोटी खाई थी, आपने चपाती खाई थी, आपने राइस खाया था, वो अब पचने के बाद में वो ग्लूकोज अब चला गया है आपके ब्लड में, और ब्लड में अब हो गया है वो मान लीजिए 200। तो 200 जो मिलीग्राम शुगर है वो अब उसमें से इंसुलिन आता है, पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ता है और कोशिकाओं में धकेलता है। ये कोशिकाओं में धकेलने के लिए एक ताला लगा होता है कोशिकाओं के अंदर। वो ताला खोलने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। उस ताले की चाबी है इंसुलिन, जो कि कोशिकाओं के ऊपर है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को खोलता है। सामान्य रूप से ये इंसुलिन काम करता रहता है, रिसेप्टर खुले हुए रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। इंसुलिन आता है, ग्लूकोज को पकड़ता है, कोशिकाओं में धकेलता है, और कोशिकाएं जो है उन ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देती है और वो यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा है, बहुत ज़्यादा बर्गर है, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा राइस है, तब वो ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में आने लगता है। जब ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज में आता है तो ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। ज़्यादा इंसुलिन निकलता है तो ज़्यादा वो ग्लूकोज को पकड़ के कोशिकाओं में धकेलता है, और फिर कोशिकाएं भरती चली जाती है। और उसके बाद में एक लिमिट के बाद कोशिकाएं जो हैं वो अब इस ग्लूकोज को कुछ कहीं कहीं पे चर्बी में बदलना शुरू कर देती है। प्रारंभिक अवस्था में फैट में बदलती है, और वो जो है फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फैट सेल्स में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, लीवर में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हार्ट के आसपास फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमारी जो आते हैं उनके पास में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमारी जो जो किडनीज है उसके आसपास फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, हमारे पेंक्रियास के आसपास फैट डिपॉजिट होता है। ये जो पेट के अंदर जो बड़ी हुई चर्बी जो है ना, वही फिर कुछ ऐसी पदार्थों का निर्माण करती है, साइटोकाइंस का निर्माण करती है, जो कि पूरे शरीर में इन तालों के लिए जो है इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करते हैं, और ये तालों को बंद कर देते हैं। जो सेल के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं इनको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, और धीरे धीरे ये ताले बंद होना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन आता है, ताला खोलने की कोशिश करता है, ग्लूकोज को पकड़ता है, लेकिन ताला तो बंद हो चुका है। इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और थोड़े दिनों बाद में व्यक्ति जब प्री डायबिटीज़ होता है फिर धीरे धीरे वो डायबिटीज़ की तरफ चला जाता है। फिर उसकी शुगर 300, 350, 400 हो जाती है। खून में, ब्लड में इंसुलिन तो बहुत मात्रा में उपस्थित होता है उस व्यक्ति के। फिर कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इंसुलिन प्रतिरोध तो पहले ही हो चुका है। इंसुलिन आता है ढेर सारा इंसुलिन, 20 यूनिट 25 यूनिट इंसुलिन लगाया जाता है, उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति इतना ग्लूकोज खाता रहता है, रोज कार्बोहाइड्रेट खाता रहता है, चर्बी बढ़ती चली जाती है, पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती चली जाती है, और वो व्यक्ति जो है परेशान होता चला जाता है। ये देखिए, पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है और ये ताला खोलने की कोशिश करता है। पहले कुछ 1-2 यूनिट ही इंसुलिन काम करते रहते हैं, लेकिन बाद में जो इन चाबियां हैं वो ज़्यादा लगती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, रिसेप्टर्स, और फिर मात्रा बढ़ती चली जाती है इंसुलिन की, खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। और ये जब इंसुलिन जब ज़्यादा निकलता है तो उसकी वजह से भूख बहुत लगती है, और चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और पूरे शरीर में सूजन आने लगती है, आंतरिक अंगों में सूजन आने लगती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं।
ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। और फिर उसके बाद में जब आप देखते हैं कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करते हैं, तो इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, फैट में स्टोर ये जो आप जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में बदलता चला जाता है, और फिर आपको थकान लगती है, आपको भूख लगती है, आपको नींद आती है, आपका फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो अब आगे और थोड़ा सा बात करके फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। हमारे पास में ये देखिए अभी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होना शुरू हो जाता है, मतलब इंसुलिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, पेरिफेरल जो ऑर्गन्स है वो इंसुलिन को काम ही नहीं करने दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, प्रतिरोध हो गया है। तो क्या होता है, वजन बढ़ता चला जाता है व्यक्ति का, डायबिटीज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, महिलाओं में पीसीओडी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है, माइग्रेन की समस्या होने लगती है, फैटी लीवर हो जाता है, नर्व डैमेज होने लगती है। ये सब पूरी की पूरी जो एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियां एक साथ आना, एक बीमारी नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का समूह है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इसमें ये जो मैंने आपको बताया है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, पीसीओडी भी हो रहा है, माइग्रेन भी हो रहा है, फैटी लिवर भी हो रहा है, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ये सब चीज़ें होने लगती है। व्यक्ति जो है रात को बार बार यूरिन पास करने के लिए उठता है, बार बार उसको यूरिन पास करना पड़ता है, उसको बहुत भूख लगती है, बार बार उसको क्रेविंग होती है, उसको लगता है कि मैं कुछ खाऊं, खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है, उस खाना खाने के बाद उसको नींद आती है, अजीब सी उसको एक आलस आता है, नींद आने लगती है, और उसके बाद में वो खाना खा लिया, उसके बाद फिर खाने की इच्छा होती है, कार्बोहाइड्रेट मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, हर थोड़ी देर में उसको लगता है कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हैं, रात को उठ के खाते हैं कुछ लोग, फिर उसको थकान बहुत लगती है, उसके साथ ही साथ पेट की चर्बी बढ़ती चली जाती है, बेली फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फैटी लीवर में फैट डिपॉजिट होता है। जितने भी जो लोग मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है, उनके लीवर में फैट है, और फैट एक बार ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, इस तरीके से लीवर में फैट बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे वो फिर दूसरी बीमारियों की तरफ चला जाता है, उसमें हेपेटाइटिस होता है फिर, और भी फिर सिरोसिस की तरफ जाता है, बहुत सारी दूसरी समस्या होने लगती है। पीसीओडी होती है महिलाओं में, ओवरी के अंदर जो है वो सिस्ट बन जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर डार्क फोल्ड स्किन में होने लगते हैं, नेक के आसपास में काले रंग के जो है फोल्ड्स आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन ये एक सिम्टम हो सकता है ये जो प्री मेटाबॉलिक सिंड्रोम का या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस तरीके के मस्से आप कई बार कोई लोगों को दिखते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है। शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है, अब ब्लड में हाई इंसुलिन का लेवल हो जाता है, शरीर में सूजन आने लगती है, कहीं इधर दर्द होता है, कहीं पीछे दर्द होता है, ये सब समस्याएं बढ़ती है। भोजन जो है स्लीप, उसके बाद साथ ही साथ में रात को जो है वो श्वास लेने में तकलीफ होती है, स्लीप एपनिया बोलते हैं, नींद से व्यक्ति एकदम उठ जाता है, उसको श्वास लेने में इतनी बेचैनी होने लगती है कि श्वास नहीं ले पा रहा है, तो उस वजह से उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। जो युवाएं हैं उनको, युवा जो लोग बच्चे हैं जो अभी, उनको मेमोरीज की प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी उनकी वीक हो रही है, मूड बदलता रहता है बार बार, कभी उदास हो गए, कभी बहुत खुश हैं, इस तरीके से मसल मास कम होता है, मतलब वजन जो मसल्स हैं उसकी उसकी एट्रॉफी होने लगती है, फिर भोजन जो कर रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से उसका शोषण ही नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए दूसरी समस्या आने लगती है। इस तरीके जो है मुहासे होने लगते हैं चेहरे पर, जो है वो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन,
वो कम हो जाता है। उसके साथ ही प्री डायबिटीज़ होने लगती है, पुअर फोकस। तो अभी करें क्या है, ये सब हो जाता है तो करें क्या। अगर ये समस्याएं चल रही है अभी भी, अगर हमारे पास में रास्ता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हम किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी स्टेज में हैं, हम इसको बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो क्या करना होता है वो देखते हैं हम। हमको सबसे पहले हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस देखना होता है। तो हम, अगर ये फार्मूला है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इसको अगर आप शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, इंसुलिन का टेस्ट कराएंगे, डिवाइडेड बाय 405, जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो आपका अगर ये 1.9 से ऊपर आता है मतलब, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये इंडिकेट करता है। 2.9 से अगर ऊपर चला जाता है तो हाई ग्रेड का इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। इंसुलिन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैट एंड प्रोटीन। जो अब खाएं क्या, अभी हमने बताया कि ये खाने से ऐसा हो रहा है, इस खाने से ये हो रहा है, तो खाना क्या है। इंसुलिन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैट एंड प्रोटीन। तो आपका जो टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है, नेट कार्बोहाइड्रेट कितना है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसीमिक लोड कितना है, तो ये आपको देखना होता है। आपकी जो पर्सनल डाइट प्लान जो है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि 12 घंटे आप खाइए, 12 घंटे का आप फास्टिंग करिए। 12 घंटे का फास्टिंग, रात को डिनर और आपका जो ब्रेकफास्ट है उसके बीच में 12 घंटे की गैप रखना है। और 12 घंटे जो दिन में है वो आप उसमें भी 3 से 4 एपिसोड आप ईटिंग के रखिए। एपिसोड आप ईटिंग 4 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा बार बार आप खाना नहीं खाएं, उसकी बजाय 4 बार भोजन लीजिए। और उसके लिए भी डाइट प्लान प्रॉपरली आप उसको समझ के करें। 50% डाइट शुड बी वेजिटेबल बेस्ड, रिमेनिंग फैट एंड प्रोटीन। 50% डाइट आपकी वेजिटेबल होना चाहिए। जो आपकी डाइट है उसमें 50% भोजन वेजिटेबल, और उसके साथ में बाकी का फैट और प्रोटीन होना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए दूसरे लिक्विड के अलावा। और आपका जो 30% जो भोजन है वो आपका अनकुक्ड होना चाहिए। वो भी ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और वो भी अनकुक्ड होनी चाहिए। और उसके साथ में आपका जो ईट एज पर हंगर, खाना इंटरटेनमेंट के लिए नहीं खाना है, खाना आपको खाना है आपकी एनर्जी के लिए, आपकी आपकी रिपेयर के लिए। आपकी गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। इट इज़ टू हील योर बॉडी, इट इज़ टू जस्ट रिपेयर योर सेल्स, एट जस्ट टू गिव द एनर्जी टू द बॉडी। कि खाली ऐसे शौकिया खाना खा रहे हैं, कहीं बर्थडे पार्टी में चले गए वहाँ 4 आइटम है, चारों खाना है, कहीं शादी में चले गए वहाँ 10 आइटम है, 10 आइटम खाना है। इस तरीके का मेंटल एटीट्यूड अगर रखा है तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा और आइडिया बता देता हूँ कि आपके खून में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर घुली हुई है। 5 लीटर खून में 1 चम्मच शुगर है, 1 चम्मच, सिर्फ 5 ग्राम शुगर है। अगर आपका 100 मिलीग्राम ब्लड शुगर है तो उसके हिसाब से आपके खून में 5 लीटर में 1 चम्मच शुगर अगर आपके है खून में घुली हुई है तो आप अच्छा काम कर पा रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब एक स्लाइस, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, सिंगल स्लाइस, एक सिंगल स्लाइस की बात कर रहा हूँ ब्रेड के, 15 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है। 3 चम्मच अम्मा शक्कर है, भरी। 3 चम्मच, 3 चम्मच शक्कर है एक स्लाइस, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड में। चाहे वो वाइट ब्रेड हो उसमें और ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे एक इडली, उसमें 3 चम्मच शक्कर है एक इडली में। अगर वो 25 ग्राम की इडली है तो कम से कम उसमें कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा हुआ है, 3 चम्मच शुगर है, 3 चम्मच। कौन सी छोटी स्पून की बात कर रहा हूँ, छोटी चम्मच। अगर आपके एक प्लेट राइस खा रहे हैं आप, 1 प्लेट आप कुक्ड राइस, तो उसमें 9 चम्मच शक्कर है, करीब 9 चम्मच, छोटी चम्मच। तो अगर आप, कई लोग तो मैंने देखा है कि चावल खा लेते हैं पूरा प्लेट भर के और फिर चाय बाद में पीते हैं फीकी। तो आप देख लीजिए कि जो आपके भोजन के जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उसमें अंदर हिडन जो शुगर है, जो आपको बाहर से नहीं दिख रही है। बहुत सारे फूड आइटम्स जो मीठे नहीं है, इडली मीठी नहीं है, ब्रेड मीठी नहीं है, राइस मीठा नहीं है, फिर भी उसमें 3 चम्मच है एक स्लाइस में। राइस में 9 चम्मच शुगर है एक बड़ी प्लेट में। तो हम थोड़ा सा समझ लें, बासमती राइस में 150 ग्राम का जो प्लेट है उसमें करीब
10 चम्मच शक्कर है। एक आलू 150 ग्राम का जो आलू है उसमें करीब 9 चम्मच शक्कर है। एक आलू बाबा अगर जी। आपने खा लिया 9 चम्मच है। फ्रेंच फ्राइड जो है एक 150 ग्राम 7 चम्मच शक्कर है। अगर आप साबूदाने की खिचड़ी खिचड़ी जिसको आप बहुत हल्का समझते हैं, करीब 7 चम्मच शक्कर है 180 ग्राम में। अगर आप स्वीट कॉर्न खाते हैं 80 ग्राम में 4 चम्मच है। अगर आप केला खा रहे हैं 6 चम्मच है 120 ग्राम। एप्पल में सिर्फ 2 हैं, 120 ग्राम का एप्पल है, सिर्फ 2 चम्मच शक्कर है। ब्रोकली में शुगर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अंडे की बात इसलिए नहीं करूँगा कि हम सब वेजिटेरियंस हैं, इसलिए इसमें भी शुगर नहीं है, लेकिन खाना नहीं। फिर उसके बाद में इस कोका कोला की जो केन है तो 10 चम्मच शक्कर है। इस वाले छोटे वाले केक 1 केन ऑफ कोक 10 चम्मच, मामूली बात नहीं है। एक कोक ये हमारे जो यूथ हैं ये तो आराम से पीते हैं अभी, और बहुत आराम से, कभी 2 बार पी लिया 3 बार पी लिया। 10-10 चम्मच शक्कर पेट। आपको मैं बता दूं कि जो वाइट राइस का तो बता दिया मैंने आपको, और कौन सा है जो कॉर्नफ्लेक्स है। कुछ लोग कॉर्नफ्लेक्स को ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो सिर्फ 30 ग्राम का कॉर्नफ्लेक्स अगर आप खाते हैं, सर्विंग साइज, ये सब पूरा साइंटिफिक है आपके सामने जो बता रहा हूँ, उसमें करीब 8 चम्मच शक्कर है 30 ग्राम में। आप सोच सकते बाबा हैं जी। कि 8 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स लोग, बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट, बहुत सारे जो जो ओबेसिटी के शिकार हैं, वो भी कॉर्नफ्लेक्स को बहुत हल्का समझ के खा लेते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपके पास जब होती है तब आप इससे बच पाते हैं, नहीं तो ये समस्या सीधे बढ़ती चली जाती है। हमारे पास में बहुत सारे जो इस तरह के प्रेजेंटेशंस हैं, और भी बहुत गहरे, अगर हम समझते हैं इसको तो और भी कई चीज़ें हैं। तो लेकिन मैं आज इसको यहीं रोकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। अभी जो भी अगर आप कर रहे हैं उसमें 80% जो डाइट का रोल है, 20% एक्सरसाइज का रोल है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि, मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने, चलो कुछ खा भी लिया है तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। तो एक्सरसाइज करने से आपका जो डाइट का कंपेंसेशन पॉसिबल नहीं है। इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें आप। जब तक आप डाइट में चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप एक फिक्स ग्लाइसीमिक लोड कैलकुलेट करके एक डाइट प्लान को फिक्स नहीं करेंगे, एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका वेट, आपकी ओबेसिटी, आपका फैटी लिवर, आपका जो बाकी की समस्या है डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, उसमें परिवर्तन कम होगा। और सिर्फ दवाइयों के बस दम पे बहुत मुश्किल काम है कि आप ये परिवर्तन ला पाएँ, क्योंकि रूट कॉज ऑफ द डिजीज़ जो है, जो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, पूरे विश्व में महामारी की तरफ फैलती हुई बीमारी है ये। और इसका रूट कॉज है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, उसमें डाइट, उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसमें मेंटल स्ट्रेस, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, और उसके साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप, ब्रेकडाउन ऑफ सर्केडियन रिदम। आपकी जो सर्केडियन रिदम है, दिन में सोना, रात को जागना, 2 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, और फिर पूरा का पूरा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना, ये सब पूरा एड ऑन होते होते ये सब बीमारियों का कारण बढ़ता चला जा रहा है, बीमारियों का कारण होता चला जा रहा है। तो इसके ऊपर काम करना समझ के साथ में, मैं अपने इस पूरा जो सेशन लिया है, इसमें मूल बात यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, ये जो अभी आ रही है पीढ़ी, ये सबसे ज़्यादा शिकार हो रही है। जो लोग पहले, जिनकी जो 50s में है, 60s में है, उन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ और खाया था, अभी थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन अभी वो कुछ हो सकता है उनको समस्या हो भी रही हो, किसी को डायबिटीज़ हुई है, लेकिन वो डायबिटीज़ हो रही है 50 में हुई, 55 साल में हुई, 60s में हुई, कुछ लोगों को नहीं हुई।
लेकिन अब जो युवा आ रहे हैं इनकी डायबिटीज़ 25 में हो रही है, 26 में हो रही है, 30 में हो रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेडिटेशन इस बात के लिए भी किया जाए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे मेंटल लेवल पे, सबकॉन्शियस पे डाइट की भी प्रोग्रामिंग हो। हम सबको रोटी अच्छी लग रही है, हम सबको चावल ही अच्छे लग रहे हैं, उसी की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर प्रोग्राम्ड फॉर द प्रोसेस फूड। बिस्किट के लिए प्रोग्राम है, कुकीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है, हम पोहे के लिए प्रोग्राम्ड है, हम रोटी, गेहूं की रोटी चाहिए हमको, सबको हमको राइस चाहिए, हमको इडली चाहिए, सांभर चाहिए, हमको डोसा चाहिए, और हम समझ रहे हैं कि ये हल्का है। हमारा ब्रेकफास्ट चेक करें हम क्या खा रहे हैं, हमारी जो लंच है उसमें क्या खा रहे हैं, हमारा डिनर है उसमें क्या खा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, राइस खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, गेहूँ रोटी खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन मैंने अभी आपको बताया, आपका जो थाली है, आपकी जो प्लेट है, उसमें हाफ ऑफ दी जो प्लेट है वो वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए, उसमें 30% अनकुक्ड होना चाहिए। उसके अलावा जो क्वार्टर प्लेट बची है, क्वार्टर में आपका होना चाहिए प्रोटीन और फैट, और बाकी का जो 25% है वो 25% आपका रोटी चावल, उसमें भी आप आटा जो है उसको थोड़ी मॉडिफाई करें, और जो राइस खा रहे हैं उसका भी ग्लाइसीमिक लोड कम करें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, उसको पुलाव बनाएं, उसमें थोड़ा सा दाल मिलाएं, उसको उसका उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करें, जिससे कि आप उसका ग्लाइसीमिक लोड कम कर पाएँ। उसमें थोड़ा घी डाल दें, जिससे कि आपका जो ग्लाइसीमिक लोड कम हो, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा। जो रोटी खा रहे हैं, रोटी के आटे में भी चेंज करना होगा। उस रोटी में पूरा प्योर अगर गेहूं है तो फिर डेफिनेटली उसका ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा होगा, तो उसमें भी चेंज करना होगा। तो ये सब चीज़ों पे जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर धन्यवाद। आभार करता हूँ आप सभी को। आप जितने भी यहाँ पर इस चर्चा को सुन रहे हैं, ध्यानी आत्माएं, उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और एक बार आभार व्यक्त करता हूँ अनिल जी का, जिन्होंने मुझे फिर से यहाँ मौका दिया, अपने विचारों को व्यक्त करने का, एक सेवा करने का मौका दिया है। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, प्रणाम सर। बस सर, क्योंकि जी सर। ये पूरा आपने डायबिटीज और जो हमको खाने की दिनचर्या जो बताई आपने, वेरी गुड। क्योंकि हम डिस्पेंसरी में जाते हैं और 500 रुपया का केस निकालते हैं और डायबिटीज की दवा लेके आ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं समझाया जाता कि भाई ये है, ये करो, ये करो। तो कितना अच्छा आपने सेशन दिया है सर, फ्री में। ऐसा तो आपका खूब खूब धन्यवाद अदा करते हैं सर, ऐसे सेवा करने का। और ऐसा आपने ये सेवा करके बहुत, कई लोगों का ये सेशन सुनने के बाद कई लोगों की बीमारी चली भी जाएगी, ऐसा मेरा भी मानना है सर। तो ठीक थैंक यू मानना सो है मच। आपका, बिल्कुल ठीक मान रहे हैं। बिल्कुल सर। और इसका जिसका क्वेश्चन है ये 10 मिनट में कर देते हैं, बाद में जी सर ध्यान। बिल्कुल 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 सर। कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, सर को पूछ लीजिए। हेलो सर। जी हाँ सर, बहुत अच्छा, हम नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, बहुत पहली बार इतना डीप में समझे हैं सर। अब रोटी चावल शुगर को छोड़ के फिर क्या करें हम? जैसे फ्रूट्स ज्यादा ले, मिलेट्स खुराक में एक बार मिलेट्स ले तो थोड़ा फाइबर मिले, और पूरे दिन फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही ले, तो क्या ये सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा। कई बार मेरे साथ लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो बताता हूँ उसके बाद में फिर बोलते हैं कि सर आपने बोल दिया कि रोटी भी नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाना है,
फ्रूट्स भी कम खाना है, और पोहा भी नहीं खाना है, इडली भी नहीं खाना है। तो हम तो यही खा रहे हैं, बचपन से अभी तक यही खा रहे हैं, खाया है हमने। तो फिर हम क्या, हमें बताइए कि हम करें क्या। तो जो आप, मैंने आपको बताया, आप रोटी खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपके लिए एक अलग डाइट प्लान होगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको प्री डायबिटीज़ की स्टेट है, तो आपके लिए एक नया अलग आइटम का डाइट प्लान होगा। और अगर आपको नॉर्मल है, आप कुछ नहीं है, फिर भी आप चाहते नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो आगे चल के, यूथ अभी हमारे जैसे हैं, उनको नहीं है कोई समस्या, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पहले तो प्रोपोर्शन कम करिए। अभी जैसे अगर व्यक्ति देख, अभी प्लेट में मैंने आपको बताया कि 70% जो है वो हमारा ग्रेन्स हैं। तो ग्रेन्स हम्म। मतलब या तो वो गेहूं है, या वो चावल है, या कोई ज्वार है, या मक्का हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं। अब मल्टीग्रेन हाँ में क्या सर। होता है, हाँ मल्टीग्रेन, उनको लगता है मल्टीग्रेन आटा मतलब कि जादू की छड़ी है, जिसमें गेहूं ज्वार होगा, जिसमें मक्का होगा, जिसमें थोड़ा चना होगा, उसमें बाजरा होगा। लेकिन ये सब ग्रेन्स ही हैं। इनका ये हम्म। सब सब सिस्टर्स हैं आपस में, एक दूसरे की बहनें हैं ये। इन सब की क्वालिटी एक ही है। इसमें अगर आपने ज्वार रखा है तो ज्वार का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, उसमें 5% का फर्क है, सिर्फ ओनली सही। 5%। हम्म। राइस का और ज़्यादा है, राइस का 75 है। तो तो क्या होता है कि फिर मक्का तो और ज़्यादा है, मक्का का और ज़्यादा है। तो मक्का भी मिला लिया आपने, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप जब जो भी आप रोटी बना रहे हैं, उस आटे में, आपको मैं ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस आटे के अंदर आपको पहले चना मिलाना है थोड़ा। चना, चने ओके। का जो आटा होता है, चना जो है वो हम्म। ग्रेन नहीं है, भुना हुआ चना, उसको भुना हुआ मिक्स नहीं ही है, कर ले। काला चना। अच्छा, काला काला चना। चना पिसवाना है आपको, फाइबर के हम्म। साथ में। फाइबर चाहिए, हाँ। छिलके के साथ हम्म। में, छिलके के हम्म। साथ में पिसा है। थोड़ा सा सोयाबीन डालना है उसमें। हम्म। प्रोपोर्शन चेंज होगा, किसको कितनी ज़रूरत है, प्रोपोर्शन चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन जिसको हम्म। अगर मान लीजिए बहुत ही कम वो गेहूँ खाना है, तो वो प्रोपोर्शन फिर उसका बढ़ाएगा। फिर उसमें आपको राजगीरा डालना है, हम्म। ठीक है। जो आप जिस तरीके के आप मिलेट की बात करें, तो राजगीरा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हम्म। जो 4-5 चीज़ें आपने मिलाई, इसका जो आटा बनेगा, अभी ये बेसिक है एकदम, इसमें फिर और रिफाइन कर सकते हैं इसको। लेकिन अभी इस आटे को यूज़ करना शुरू करिए आप, और आप देखेंगे आपका वेट भी कम होगा। और कई बार आपको टेस्ट नहीं आएगा इसमें, आपको लगेगा अरे ये क्या खा रहा हूँ मैं, क्या खा रही हूँ मैं, ये तो कुछ टेस्ट, मज़ा नहीं आ रहा। वो जो मज़ा है ना, वही हमारे लिए एडिक्शन या क्रेविंग बोलते हैं इसको, वो प्रॉब्लम हम्म। दे रहा है। तो हमको खाना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने का। थोड़े दिन में आपको यही जो आटा है, यही आपको टेस्ट हो जाएगा, इसी का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपका जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन इसीलिए किया जाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे, न्यूरॉन्स के लेवल पे एक नई हैबिट को डेवलप करें। उसका गोल, उसका इंटेंशन ये भी होना चाहिए, वी शुड प्रोग्राम आवर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो, न्यू ईटिंग हैबिट्स। हमारी जो नई भोजन हम्म। लेने की जो आदतें हैं, उसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। और वो परिवर्तन लाना एक एक बहुत ही अनूठा प्रयास होता है। फिर आपको कोई आपके सामने गुलाब जामुन रखेगा, आपको लगेगा नहीं खाना है मुझे, ये मुझे मतलब हम्म। आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। अगर आपके सामने राइस की प्लेट भरी हुई पड़ी है, आप नहीं उठाओगे, उसमें से 2 चम्मच खा लोगे आप। 2 चम्मच 3 चम्मच राइस खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स डाल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसमें दाल डाल दीजिए, खा लीजिए आराम से, पूरा आनंद लीजिए उसका। सर, सर मैं आपको बीच में एक प्रश्न पूछती हूँ। सर, आप पूछिए। घी का बोल रहे हैं ना, तो हाँ अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी पूरा अवॉइड करें तो ये अच्छी बात है हाँ, सर? उसमें आजकल आपने ये भी लोग। अच्छा प्रश्न, नहीं अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अगर आप घी जो है ना, घी आपका एक बहुत अच्छा जो फैट है आपके लिए। तो अगर आपको अवॉइड करना है तो आप कर सकते हो। तो फैट आपको फिर आपको लेना पड़ेगा नट्स से, सीड्स। आप फिर वो नट्स ले लीजिए, आप सीड्स ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ा जो बादाम है, मूंगफली है, इसमें आपको फैट मिल जाएगा, वो ले लीजिए, वो भी चलेगा, वो भी ले सकते हम्म। हैं, चलेगा। अगर आपको अवॉइड करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग करते हम्म। हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
उसका भी एडवांटेज मिल सकता है आपको, अगर आपको सर इंसुलिन इसमें रेजिस्टेंस है। एक्चुअली क्या है कि आप आपने जो बताया उससे थोड़ा एक चीज मैंने सुनी थी कि इंसुलिन का जो प्रोटीन होता है उसका जो नंबर होता है N17, वो ही मिल्क प्रोटीन का भी सेम होता है हाँ, तो 17। आप ठीक बोल रहे हैं ना, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ ना उस बात के लिए। लेकिन तो देखिए, क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, वो अगर अवॉइड करते हैं तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, उस स्टेज में अगर उसको दूध पीना है तो उसको ले सकता है। अब आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप जो है वो, अगर वो इंसुलिन जो फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, वो उसको मिमिक करते हैं। वो ठीक बोल रही हैं, तो उसमें आप मिल्क नहीं प्रोडक्ट ना अवॉइड सर, करिए। मिमिक करते हैं ना वो मिल्क वाला हाँ, प्रोटीन करता जो है। होता है केसिन, वो नहीं नहीं, 17 करता है ना फॉर्मूला वो से बिल्कुल। बनाया नहीं नहीं, वो मैं एग्री कर इंसुलिन रहा हूँ। जैसा है। वो मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। मैं खुद चाय नहीं पीता हूँ दूध की, मैं खुद नहीं लेता हूँ चाय। यस सर। इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को एसिडिटी भी होती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे गट जो है इश्यूज हैं, वो उससे बढ़ जाते हैं, तो मैंने बंद कर दिया। मैं ग्रीन टी पीता हूँ। मुझे पहले लगता था कि मैं चाय कैसे छोड़ूंगा, मैं तो 50 साल से चाय पी रहा था पहले, पिछले साठ हम्म। साठ साल से पी रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद हम्म। भी अभी मैंने छोड़ दिया, मेरा नए प्रोग्राम किया मैंने। और अब मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं दूध वाली चाय नहीं पीता हूँ, मैं सिर्फ ग्रीन टी ले लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो ये यही तो मॉडिफिकेशन है, हमको क्या चेंज यस। करना है अपनी लाइफ में, वो हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक બોલો ધનજીભાઈ, તમારો શું પ્રશ્ન છે? બધા જ આન્સર આવી ગયા એમના જોડે. ગુડ ગુડ ગુડ, સરસ, વેરી નાઇસ. गुड नॉलेज. बहुत सरस समझाया। यू, यस. बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। मैंने बड़ौदा से ही किया हुआ है, सर मेरा एमडी मैंने बड़ौदा अनिल से भाई, किया है। कृपा करके आप महेंद्र भाई का भी नंबर मिल सकता है, ग्रुप फोन नंबर ग्रुप तो ग्रुप में दे देना अच्छी भाई. बात है। मोबाइल यस, आप ग्रुप में हो ना मैडम? नहीं सर, सर मैं का. ग्रुप में नहीं हूँ, नहीं कौन से हूँ ग्रुप सर मैं ग्रुप में। कौन से ग्रुप में हो आप? सर ये मैं एक्चुअली किसी ने फॉरवर्ड किया था PSSM ग्रुप में, तो मैंने वहां से ये लिंक ज्वाइन की है। यस यस, तो मेरा नंबर लिख लो, 9979281538। सर चैट में लिख दो। यस, फिर से बोलो सर। 9979 9979 28 28 15 38। 38। यस, यही सर नंबर है ना? हाँ यही मैंने यही। चैट में डाला। हाँ। यस यस थैंक यस। यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 10 मिनट का ध्यान करवाए बस, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ध्यान करवाओ सर। करवा देते हैं ध्यान, बिल्कुल। ध्यान करते हैं, 10 मिनट का करते हैं। महाशिवरात्रि भी आ रही है। यस। हाँ, कर लेते हैं सर, हाँ बिल्कुल। यस सर, यस सर, 10 मिनट का बहुत है। तो आज हम ग्रेटिट्यूड ध्यान करते हैं। ग्रेटिट्यूड, वो भी बॉडी पार्ट्स की ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करते हैं, जो कि एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपनी एक सुखद आसन में बैठ जाएं। चश्मा लगा रखा है तो चश्मा निकाल दें, अपने कमर सीधी कर लें, अपनी गर्दन सीधी, और अपनी आंखें बंद कर लें। और एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। पेट को फुलाएंगे तो बहुत रिलैक्सेशन होगा। तो पेट को फुलाते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, और श्वास को धीरे धीरे बाहर करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए।
और श्वास को मुंह से धीरे धीरे बाहर करते हुए आपका जो एक्सहेलेशन है उसको लंबा करें। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी जागरूकता अपनी दोनों पैरों की मांसपेशियों पर। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। योर थाई मसल्स, द मसल्स ऑफ योर थाई, मसल्स ऑफ योर द नी जॉइंट, द काफ मसल्स, पैर की पिंडलियों की मांसपेशियां शिथिल, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। पैर के पंजे, पैर की एड़ी, दोनों एड़ियां शिथिल, कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। पैरों के, दोनों पैरों के अंगूठे और पैरों की चारों उंगलियां शिथिल, कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरे पेट को फुलाते हुए, और अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें, कॉन्ट्रैक्ट करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें श्वास को बाहर छोड़ते हुए। रिलैक्स योर बोथ द आर्म्स एंड फोर आर्म्स एंड योर थंब एंड योर फिंगर्स एंड योर पाम्स। दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स। पूरा ध्यान पेट के नीचे वाले भाग पर ले जाएं। पेट का नीचे वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें, रिलैक्स इट। यू आर द मास्टर, यू आर द कंट्रोलर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। पेट वाले भाग को संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स और बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स इट। पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस छाती की मांसपेशियों पर ले आए। The muscles of your chest are relaxing. Muscles of your neck, the jaw muscles, the facial muscles, चेहरे की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां, the muscles of your forehead, contract it and relax it. Bring your attention to your back muscles, the lower back, contract it and relax. The middle back, contract and relax. The upper back, contract and relax. एक बार फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए और मुंह से श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को और गहरी शिथिलता में उतार दें। पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस अब अपनी प्राकृतिक श्वास पर टिका दें। बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास, और फिर बाहर निकलती श्वास
और अंदर जाती श्वास रिवर्स रिवर्स काउंटिंग करेंगे फ्रॉम 10 to 1. 10 दोहराए मन ही मन मेरे साथ में. 9 8 7 You are relaxing, my dear friends. You are relaxing your body. You are relaxing your mind. You are the master. You are the operator. You are the controller, my dear friends. 6 Relax. Relax it. 5 Relax. 4 Relaxing, going deeper and higher. 3 Relax. You are relaxed, going deeper and deeper. 2 and 1 You are in the alpha state of the mind. Yes, your conscious mind is relaxed. Your subconscious mind is activated. Ask a simple question. Who am I? कौन हूं मैं? पूछिए अपने आप से. यस, कौन हूं मैं? यस, you are not your mind. You are not the body, you are not the intellect, but even you are not the birth, you are not the death. You are the master. You are the operator. You are the controller. You are a beautiful creation of the Supreme, the Divine Love. Yes, beautiful creation of the Supreme, a shining star, a spiritual energy. We all are a being, a spiritual being. I am a being of peace. You are a being of peace. I am a being of love. You are a being of love. You are a being of knowledge. Yes, Master. I am a being of peace, a shining star in the center of the forehead. Visualize it. और एक और चमकती रोशनी, एक और परम ज्योति आपके सर के ऊपर, थोड़ा ही सर के ऊपर विराजित है.
शांत स्वरूप मैं, ए बीइंग ऑफ पीस और ओशियन ऑफ पीस, आपके सर के ऊपर शांति का सागर है। और शांति के स्पंदन, शांति के वाइब्रेशन, शांति की किरणें, शांति के ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित। एवरी सेल ऑफ माय बॉडी, एवरी सेल is nourished by this, the vibrations of peace. Yes, Masters. I am a being of bliss, and the ocean of bliss just connect to the ocean of bliss. सागर है, आनंद का सागर। मैं आनंद स्वरूप और वो आनंद का सागर है, सागर है। जुड़ जाएं उस परम चेतना से, उस सागर से। विजुलाइज करें, आपके सर के ऊपर ही है आनंद के सागर की रोशनी। पूरा शरीर आनंद के स्पंदनों से प्रवाहित हो रहा है। हर कोशिका पोषित हो रही आनंद के स्पंदनों से। आनंदमय जैसे ब्लिस मॉलिक्यूल शरीर में प्रवाहित हो रहे। ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, एंडोर्फिन जैसे रसायन शरीर में प्रवाहित। शरीर का हर कोश स्वस्थ हो रहा। Every cell of my body is in the state of self-healing. Yes, Masters. Counting करेंगे from 1 to 5 and we will be out of this state. 1, 2. We are coming out of this state gradually. 3, 4, and 5. Have an attitude of gratitude for the Supreme, the Divine. उस परम चेतना के लिए कृतज्ञ हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं। कितना कुछ दिया है परम चेतना ने। सुंदर शरीर है, जीवन है, सुंदर जीवन है। आंखें हैं, कान है, नाक है, स्वस्थ शरीर है, हवा है, पानी है, जल है, पवन है, सूर्य है, सब फ्री है, निशुल्क। घर है, भौतिक सुविधाएं हैं, विद्या है, कितना कुछ है, परिवार है, मित्र हैं, बिजनेस है, जॉब है, बहुत कुछ दिया है परम चेतना ने। कृतज्ञता का भाव जितना गहरा होगा, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, उतना शरीर स्वस्थ होगा, उतना जीवन में सकारात्मकता आ रही, उतना ही हम स्वस्थ हो रहे। तो एक बार फिर मैं कृतज्ञ होता हूँ आप सभी के लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। का ध्यान चेहरे में चला गया था, नींद भी आंखें भी नहीं खोल पाता था ऐसा। क्या बड़ा सर, थैंक यू सो मच सर, आपका खूब खूब धन्यवाद है। और ऐसे आते रहिए और अपना विजन शेयर करते रहे सर। तो मैं
आपका खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ जुड़े हुए सभी ज्ञानी मित्रों का मेरा खूब 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 धन्यवाद है। आपको तो भी प्रणाम। स्थापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जी सर, हरिओम प्रणाम सर, तत्सत। प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद जी सर, हरिओम तत्सत। हरिओम बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। तत्सत। हाँ बेटा। हम्म।